हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एमएसटी सीईटी के रिकॉर्डेड लेक्चर, राइट। तो जहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का पूरा पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, ओके, विद द 11th स्टैंडर्ड टॉपिक्स आल्सो, इंपॉर्टेंट टॉपिक आल्सो, राइट। तो गाइस, आज से जो आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि एमएसटी सीईटी के लेक्चर्स हमें चाहिए, राइट, तो हम लोग ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस। सो आज हमारा जो पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड 12 का पहला चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को फटाफट रिकॉल करते हैं, सारा जो कंटेंट है वो, और एक बार कंटेंट हमने रिकॉल कर लिया उसके बाद फिर हम लोग पीवाईक्यूज की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो सारे पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ओके, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इवन जो भी नंबर ऑफ चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें सारे हम लोग पीवाईक्यू ही कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत कर ले आज के टॉपिक का, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में दोस्तों देखो तो यस, सॉलिड जो कंटेंट है, सॉलिड हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन, वो होता है वहां पे, राइट, जिसमें सॉलिड के दो टाइप्स आ जाते हैं आपको, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, करेक्ट। ओके, चलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है दोस्तों? क्रिस्टलाइन सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट एंड अमॉर्फस सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, ये दोनों हमें लर्न करना है। उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी देखना है दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन मिलता है आपको, राइट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती है रेगुलरिटी, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पीरियोडिसिटी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट में, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, जो उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, राइट। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है, रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे आर एनिसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक यानी क्या? जैसे कि प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या फिर थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये जनरली डिफर करेगा इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ एग्जांपल कौन सा है दोस्तों ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए? आप क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं एग्जांपल्स, जो सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट आप यूज करते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, ये सारे एग्जांपल्स हैं। NaCl, ओके, MgCl2, देन NaNO3, ये सारे सॉल्ट, प्लस मेटल लाइक सोडियम, गोल्ड, कॉपर, ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड में। मॉलिक्यूल्स में कौन सा है? तो फिर डायमंड, ग्रेफाइट, मॉलिक्यूल नहीं कह सकते एक्चुअली, इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ से कार्बन, लाइक डायमंड, इवन दिस वन ग्रेफाइट, सिरेमिक्स एंड द सिरेमिक्स आर द एग्जांपल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एग्जांपल भी दोस्तों ध्यान में रखना है आपको, प्रॉपर्टीज के साथ साथ एग्जांपल ध्यान में रखेंगे, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड में अपोजिट ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होगा यहाँ पे? अमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो जनरली रैंडमली अरेंज्ड होगी, ओके, पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। ये तो एक चीज हो गया। अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है। ये आइसोट्रोपिक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रोपिक थे, ये आइसोट्रोपिक, बराबर है। एंड देन आइसोट्रोपिक यानी किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज जो होगी उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। एंड एग्जांपल ग्लास, रबर, टार, मेटलॉइड अलॉय, ये कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे अमॉर्फस सॉलिड के। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड खत्म कर लिया हमने, अमॉर्फस सॉलिड खत्म कर लिया हमने। अब चले जाते हैं दो टर्म जो कि आइसोमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फस, इसके ऊपर एग्जांपल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, ओके। तो ये देख लेते हैं। आइसोमॉर्फस यानी क्या? आइसोमॉर्फस में टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल NaF एंड MgO, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1:1 का रेशो है यहाँ पे, राइट। नाउ नेक्स्ट वन जो है दैट इज NaNO3 एंड CaCO3, ओके। यहाँ पे आप देख लो तो रेशो जो है वो 1:1:3 का है, राइट। तो सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, तो वो आइसोमॉर्फस। पॉलीमॉर्फस यानी क्या दोस्तों? पॉलीमॉर्फस में सिंगल सब्सटेंस है दोस्तों जो कि टू और मोर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, एक ही कंपाउंड या एक ही सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल होगा, उसको हम लोग कहेंगे पॉलीमॉर्फस, बराबर है। एग्जांपल कैल्साइट, एरोगेनाइट, ये दो फॉर्म्स है किसके किसके फॉर्म है? कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CaCO3। तो CaCO3 जो है ये आपको कैल्साइट के फॉर्म में भी मिलेगा, एरोगेनाइट के फॉर्म में मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे, डेफिनेटली प्रॉपर्टी भी डिफर करेगा, राइट। देन अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स एंड क्रिस्टोबेलाइट, ये कुछ फॉर्म्स है सिलिका के, सिलिका यानी SiO2, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड है SiO2, ये तीन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मिलेगा, अल्फा, बीटा एंड क्रिस्टोबेलाइट, राइट। CaCO3 दो फॉर्म में, दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा, कैल्साइट एंड एरोगोनाइट। तो गाइस ये ध्यान में रखना है आपको, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म और उसके एग्जांपल्स। डन, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप है। चार टाइप कौन कौन से? आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, वन बाय वन हम लोग सारे प्रॉपर्टीज सारे टाइप के सॉलिड पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनके एग्जांपल्स भी दोस्तों यहाँ पे लर्न कर रहे हैं हमें। आयोनिक सॉलिड में क्या होगा, जो पार्टिकल है, कांस्टेंट पार्टिकल है, वो आयंस होंगे, चार्ज्ड आयन होंगे, राइट। ओके, चार्ज्ड आयन यानी क्या होगा यहाँ पे होंगे कैटायन ऑल एंड या फिर पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, और एनायन यानी नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, बराबर है। ओके, चलो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें बॉन्ड कौन से टाइप का होगा दोस्तों? तो पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, यानी आप कह सकते हैं सिंपली आयोनिक बॉन्ड, उसमें बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होगा? आयोनिक बॉन्ड। थोड़ा सा दोस्तों मेरे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, दैट्स वाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो पार्टिकल्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डन। ओके, चलो आगे। आयोनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये हार्ड एंड ब्रिटल है, और दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होगा। एंड देन दे इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, बट अगर वही आयोनिक सॉलिड को आप डिसॉल्व कर लो किसी सॉल्वेंट में लाइक वाटर में, तो एक्वियस सॉल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेल्ट कर लो या फिर उसको डिसॉल्व कर लो। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है ध्यान में रखने के लिए कि जैसे चार्ज पार्टिकल्स होंगे, चार्ज्ड आयन होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, या फिर आप कह सकते हैं आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, हार्ड एंड ब्रिटल है, दैट्स व्हाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ओके, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट व्हेन मेल्टेड और डिसॉल्व इन वाटर दे आर गुड कंडक्टर। एग्जांपल NaCl, K2SO4, CaF2, कोई भी सॉल्ट आप यहाँ पे आयोनिक सॉल्ट ले सकते हैं। चलो आगे चले जाते हैं। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, डेफिनेटली यहाँ पे नाम बताएगा कि कौन से टाइप का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ही रहेगा, बट ऑब्वियस, राइट। तो कांस्टेंट पार्टिकल है दोस्तों, जो कि है जनरली सॉलिड या फिर सॉलिड्स आर एटम्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से है? एटम्स होंगे यहाँ पे, राइट। और उन एटम के बीच में दीज एटम्स आर लिंक टुगेदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा रहेगा दोस्तों? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये भी हार्ड है, और हार्ड है तो इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी हायर ही रहेगा। हार्ड है तो हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डन। एंड हियर दिस कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना दोस्तों। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं शो करेंगे। डन। ओके, चलो एग्जांपल डायमंड, कॉर्ड्स, बोरॉन नाइट्राइड, ये कुछ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है। देखो ये कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा दोस्तों। प्लीज इस एग्जांपल को अच्छे से ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टी तो आपको ध्यान में ही रखने, प्लस हर एक टाइप, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, हर एक टाइप के सॉलिड्स, इन सब के एग्जांपल्स याद रखने हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, सबके एग्जांपल्स के ऊपर भी उतना ही फोकस करना है जितना हम लोग प्रॉपर्टीज की लर्न करने के लिए फोकस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। ओके, आगे चले जाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैविंग द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। ओके, अब उन मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, यानी बॉन्ड कैसा होगा, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन कौन से? जैसे वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो सकता है, डिस्पर्शन फोर्स, या फिर लंडन फोर्स, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डिस्पर्शन और लंडन फोर्स, एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर में आपको डिटेल मिल जाएगा इसकी स्टडी। ठीक है, ओके। या फिर आप सॉलिड स्टेट चैप्टर हमारे वीडियो देख लो चैनल पे जाके, आपको उस चैनल में भी उस लेक्चर में भी, आई एम सॉरी, इसकी डिटेल मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी बच्चों, ऐसा सेड कि मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है तो बोलने में तकलीफ हो रही है। नाउ थर्ड वन, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर यूजुअली सॉफ्ट, ये सारे सॉफ्ट है, एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट इनका लो है। ठीक है, देखो आयोनिक सॉलिड और उससे पहले जो हुआ हमारा कौन सा, दैट इज दिस वन कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, बोथ आर हार्ड और मेल्टिंग पॉइंट हाई है। थर्ड वन मॉलिक्यूलर सॉलिड जो सॉफ्ट है और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट उनका लो है, राइट। एंड दिस सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर, ये भी पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिल्कुल शो नहीं करेंगे। एग्जांपल वापस से यहाँ पे भी ध्यान देना है एग्जांपल के ऊपर, क्योंकि एग्जांपल के ऊपर भी आपको पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस मिलेंगे। सॉलिड HCl, सॉलिड H2O, सॉलिड SO2, सॉलिड CH4, सॉलिड H2, अमोनिया या फिर HF, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, चलो हो गया ये सारे कंटेंट। आगे लास्ट मेटालिक सॉलिड, ये दिस वन क्रिस्टलाइन सॉलिड का आखिरी टाइप है मेटालिक सॉलिड। तो मेटल्स होंगे दोस्तों, सिंपल है वो,
क्रिस्टलाइन, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें जनरली क्या रहेगा, मेटालिक एलिमेंट, ओके, मेटालिक एलिमेंट, और जिसमें डेफिनेटली दीज आर मेटालिक एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय अ मेटालिक बॉन्ड ओनली, दैट इज वन थिंग। मेटालिक है तो मेलिएबल होंगे, वो डक्टाइल है, ये तो सारी प्रॉपर्टीज अपने लोअर क्लास से भी पढ़ी है, राइट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरली रहेगी। एंड एग्जांपल्स, सारे मेटल्स जो भी नेचर में मेटल्स है सारे एग्जांपल्स आ जाता है अंडर द मेटालिक सॉलिड। डन। तो गाइस चारों टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने कंप्लीट कर लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स एग्जांपल कवर कर लिए, राइट। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो क्रिस्टल लैटाइस एंड द बेसिस। एग्जैक्टली लैटाइस एंड बेसिस क्या होता है, ओके, हाउ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। देखो दोस्तों, तो इस तरह से ये है लैटाइस। लैटाइस यानी सिंपली द पॉइंट प्रेजेंट इन द स्पेस, राइट, जिसके ऊपर बेसिस यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज हो जाएंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये फॉर्म होगा। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर क्रिस्टल फॉर्म होता है किसी भी सॉलिड मटेरियल का, राइट। तो लैटाइस पॉइंट यानी एक पॉइंट्स अरेंज होंगे स्पेस में, उस पॉइंट के ऊपर ये बेसिस पॉइंट यानी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, आयन या मॉलिक्यूल अरेंज होंगे, क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। डन। आगे बढ़ता है दोस्तों, अब ये यूनिट सेल की डेफिनेशन इस बार पूछी थी बोर्ड एग्जाम में, नो, ओके, पहली बार पूछी थी एक्चुअली। तो यूनिट सेल क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, राइट। स्ट्रक्चरल यूनिट सेल का डायग्राम ये है, बराबर। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देख लो दोस्तों, 4 टाइप के यूनिट सेल आपको मिलेंगे। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, 4 टाइप्स। पहला है प्रिमिटिव और अ सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दोस्तों यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में एंड यूनिट सेल में। तो यूनिट सेल इज अ डिफरेंट थिंग्स, क्यूबिक यूनिट सेल इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है दोस्तों। ये क्यूबिक यूनिट सेल आएगा तब हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट पहले ये जान लो यूनिट सेल 4 टाइप। सिंपल यूनिट सेल, जिसमें क्या होगा कि दिस इज अ प्रिमिटिव और अ सिंपल यूनिट सेल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहां पे अरेंज होंगे, कॉर्नर पे अरेंज होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स कहां पे अरेंज होंगे, कॉर्नर पे। हर एक यूनिट सेल में बेसिकली कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल अरेंज होंगे ही, ओके। अगर आप ध्यान दे लो तो ये यूनिट सेल है समझ लो, राइट। तो उसके कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर। देख लो, ये 1, ये 2, ये तीसरा कॉर्नर हो गया, ये चौथा, ये दिस इज 5th, 6th, 7th एंड दिस वन इज द 8th कॉर्नर, ठीक है। तो ये जो 8 कॉर्नर है दोस्तों, तो 8 कॉर्नर में पार्टिकल तो अवेलेबल होंगे ही। सिंपली सिर्फ 8 कॉर्नर में ही पार्टिकल अवेलेबल है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या है, सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। उस 8 कॉर्नर के साथ साथ अगर कहीं दूसरी जगह पे भी, उस पर्टिकुलर यूनिट सेल के दूसरी जगह पे भी अगर पार्टिकल अवेलेबल है तो फिर हमें दूसरे वो टाइप एक्सप्रेस करते हैं, लाइक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर होगा, इन एडिशन टू द कॉर्नर पार्टिकल। कॉर्नर पार्टिकल में तो है ही, कॉर्नर में पार्टिकल है, उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी होगा, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, यहां पे पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी ऑफ द अपोजिट फेसेस, ठीक है। यूनिट सेल के कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो 6 फेसेस में से अपोजिट ऑफ द फेसेस में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे 50-50% अलॉन्ग विथ कॉर्नर पार्टिकल्स, ठीक है। अलॉन्ग विथ कॉर्नर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उस तरह से फेस सेंटर्ड। एंड बेस सेंटर्ड में क्या होगा दोस्तों, कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट हो है ही, ठीक है, बेसिकली सब में ही रहेगा ये, बराबर। उसके साथ साथ किसी 2 अपोजिट फेस में पार्टिकल प्रेजेंट होगा, कोई भी 2 अपोजिट फेस। देखो फेस और बेस सेंटर्ड में आप कंफ्यूज ना होना, फेस सेंटर्ड में सारे फेसेस में पार्टिकल अवेलेबल होते हैं एंड बेस सेंटर्ड में कोई भी 2 अपोजिट फेस में। अगर समझो ये यूनिट सेल है तो फ्रंट और बैक साइड होगा, या फिर लेफ्ट राइट होगा, या फिर टॉप और बॉटम में किसी भी अपोजिट फेस के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। दैट इज बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम देखो, मैथमेटिकल एनालिसिस कहती है कि देयर आर टोटल 14 डिफरेंट वे, 14 kind of space lattice are possible। वो 14 lattice डिस्क्राइब द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेवियस लेटाइस, ओके। जो 14 लेटाइस पॉइंट है जो डिस्क्राइब करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेवियस लेटाइस, बराबर है। अब वो 14 ब्रेवियस लेटाइस आर डिवाइडेड इनटू द 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहीड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड दी हेक्सागोनल सिस्टम, ठीक है।
इसमें इस चैप्टर में ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, यहाँ पे हमें एक ही टाइप के क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर फोकस करना है। कौन से ऊपर? क्यूबिक सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो क्यूबिक सिस्टम ही हमें यहाँ पे लर्न करना है। बट ऐसे डिफरेंट 14 पॉसिबल वे हैं जहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको ब्रेवियस लेटाइज कहते हैं। ब्रेवियस लेटाइज डिवाइड इनटू द 7 क्रिस्टल सिस्टम, और उस 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल, जिसमें क्यूबिक सिस्टम को हमें लर्न करना है दोस्तों इस चैप्टर में, राइट? ओके, चलो तो देखो ये क्यूबिक सिस्टम आ गया। अब ये क्यूबिक सिस्टम में 3 टाइप आ जाते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, that is SC, body centered cubic unit cell, and face centered unit cell। तो यहां पे देखो जो मैं बात बता रहा था आपको, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के टाइप प्रिमिटिव और सिंपल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये क्यूबिक सिस्टम है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जैसा प्रिमिटिव है वैसा ही ये सिंपली इट हैज अ पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर में पार्टिकल रहेंगे यहाँ पे। बॉडी सेंटर्ड में अलोंग विद द कॉर्नर, बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल रहेगा। एंड यहाँ पे फेस सेंटर्ड में अलोंग विद द कॉर्नर हर एक फेसेस के अपोजिट फेसेस पे पार्टिकल्स होंगे। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का प्रेजेंटेशन। ये देखो यहाँ पे सेंटर में, बॉडी के सेंटर में पार्टिकल है 8 कॉर्नर के साथ साथ, यहाँ पे 8 कॉर्नर के साथ साथ हर एक अपोजिट फेस के ऊपर पार्टिकल है। तो दैट इज FCC। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये हो गया हमारा क्यूबिक सिस्टम। नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है 1। बॉडी सेंटर्ड या BCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं दोस्तों? तो 2 पार्टिकल्स है। एंड FCC में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 4। ठीक है, सिंपल में 1, BCC में 2, FCC में 4। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेंसिटी एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। अब देखो बच्चों, ये सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने होंगे, फॉर्मूले बेस भी आपको रहेगा। ओके, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है वैसे ही टाइप का यहाँ पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। सिंपल है वो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी A3, ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल m into n, the density of the unit cell m into n upon A3, molar mass of the unit molar mass of the substance m into n, Na, m यानी मास एंड Na यानी क्या है दोस्तों? दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ओके, एंड हियर फाइनल फॉर्मूला ये ध्यान में रखना आपको, रो इज इक्वल टू n into m upon A3 into Na, जहां पे स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर्ड BCC में 2 एंड FCC में 4 बराबर। m यानी मोलार मास, A यानी एज लेंथ, A3 मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, स्मॉल a मतलब एज लेंथ होता है और उसका क्यूब ले लो तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाता है वो। एंड Na यानी एवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.022 into 10⁻23। डन, ओके जी। आगे बढ़ते हैं। पैकिंग में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप की पैकिंग होती है। ओके, एंड देन वॉइड एंड ऑल क्या फॉर्म करता है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या फॉर्म करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, राइट? तो देखो, पैकिंग ऑफ अ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटाइस, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या एक्सप्रेस करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्रेस द नेबरिंग स्फीयर that touch any given sphere, that is called coordination number। coordination number यानी क्या दोस्तों? तो neighboring sphere that touch the any given sphere or any sphere, that is called to be the coordination number। ओके, जैसे कि समझ लो ये स्फीयर को मैं कंसीडर कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, राइट? तो ये स्फीयर को कितने स्फीयर अटैच्ड है? 2 है। ये देखो, ये टिक कर रहा हूं, ये 1 और ये 2। तो ये जो हमने हाईलाइट किया है स्फीयर, इसको आजू बाजू में कितने स्फीयर्स है? 2 ओनली। तो वो डायरेक्टली अटैच्ड है, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों आ जाता है 2। किसके लिए? क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाता है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, जिसमें 2 टाइप मिल जाता है आपको, AAA टाइप, दूसरा है बच्चों ABAB टाइप। AA टाइप यानी एक ही स्पॉट से सारी अरेंजमेंट शुरुआत हो जाएगी। देख लो आप यहां से कि एक रो फॉर्म कर ली, उसके एग्जैक्टली ऊपर दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, तो ये हो जाएगा AA टाइप, जिसमें एक पार्टिकल जो है ये कितने पार्टिकल को अटैच्ड है? 4 नेबरिंग पार्टिकल को अटैच है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में AA टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उसी तरह से 2 डायमेंशन में ABAB टाइप यानी एक रो और उसके डिप्रेशन में दूसरी, तीसरी रो सेम, फर्स्ट एंड थर्ड सेम,
फोर्थ एंड सेकंड से इस तरह से रहेगा, राइट, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6, क्योंकि ये एक जो सब्सटेंस है 6 नेबरिंग स्पीयर्स को अटैच होता है, ठीक है। तो ए टाइप 2 डायमेंशन में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ए बी टाइप 2 डायमेंशन ए बी टाइप 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। डन, आगे चले जाते हैं। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, ओके। 3 डायमेंशन में भी यहाँ पे आपको ए टाइप ए बी टाइप ये मिलेंगे, राइट। यहाँ पे भी हर एक पार्टिकल जो है वो 6 नेबरिंग पार्टिकल को अरेंज होता है, अटैच होता है, सॉरी, तो इसीलिए उसको कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6। ये 3 डायमेंशन में कैसे, ये देखो, ये एक ऐसा हो गया, ये इस तरह से हो गया और एक ये इस तरह से हो गया, तो ऑल 3 डायमेंशन में ए लेयर यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, राइट। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है दोस्तों। ओके, ये स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैक ए बी टाइप, जिसमें आपको वॉइड यानी गैप भी मिलेगा। कौन कौन से वॉइड मिलते हैं आपको? मिल जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा मिल जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके, टेट्राहेड्रल शेप रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, बट ऑब्वियस वहां पे शेप क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। तो ये अगर आप 3 ए बी टाइप की अरेंजमेंट कर ले इन द 3 डायमेंशन, तो 2 वॉइड्स विल बी देयर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। चलो आगे चले जाते हैं। प्लेसिंग ऑफ अ थर्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है, जिसमें ए बी टाइप, एचसीपी भी कहते हैं इसको, और दूसरा है दैट इज सीसीपी। एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर एंड सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैक, एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक। आप इसको कह सकते हैं एफसीसी भी, ठीक है। एचसीपी हो या फिर सीसीपी या फिर एफसीसी, ठीक है, तीनों सेम ही है दोस्तों, ओके, याद रखना। एचसीपी, सीसीपी या फिर एफसीसी तीनों सेम है, राइट। और तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है दोस्तों? 12। कितना है? 12। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक, क्यूबिक क्लोज पैक या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दोस्तों? 12। याद रखना प्लीज, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ओके। चलो पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी में आपको सीधा हर एक टाइप के यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें आपको क्या लर्न करना है? इसमें आपको लर्न करना है एग्जैक्टली कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है और एम्प्टी स्पेस कितना है। वही नंबर याद रखना, कैलकुलेशन पार्ट तो पूछेंगे नहीं बोर्ड एग्जाम जैसा, ठीक है। हाँ, एक और चीज जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों, जो है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड दी से एज लेंथ, ओके। तो फिर पहले दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दोस्तों, इसमें आपको ध्यान में जो रखना है वो ये बात है, कहा गया दैट इज वन इज, हाँ, द फॉर्मूला कौन सा वाला? द रेडियस एंड दी एज लेंथ। सो फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल A इज इक्वल टू 2R। ये फॉर्मूले ध्यान में रखना क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट हमने बीसीसी या एफसीसी के लिए क्वेश्चन भी है जो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, बट एज लेंथ दी होगी आपको रेडियस फाइंड करने के लिए कहेंगे, या फिर रेडियस दी होगी एज लेंथ फाइंड करने के लिए कहेंगे। फॉर एवरी क्यूबिक यूनिट सेल, ओके, फॉर एवरी क्यूबिक लैटाइस ओनली डिफरेंट फॉर्मूला है, वो ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलो, तो फिर फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल A इज इक्वल टू 2R इज द फॉर्मूला। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? देखो पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4, ठीक है, 52.4 पैकिंग है, तो फिर मतलब यूनिट सेल पैक हो गया, उतना स्पेस उसने ऑक्यूपाई कर लिया, बराबर है, पार्टिकल ने, आई मीन टू से, ठीक है। यूनिट सेल में जो एक पार्टिकल है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यूनिट सेल का? 52.4। तो एम्प्टी स्पेस 100 में से माइनस करना है, अंडरस्टूड, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज मेटल क्रिस्टल इन बीसीसी, ओके, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। यहां पे आपको द फॉर्मूला याद रखेंगे फॉर व्हाट, दैट इज अंडर रूट 3A इज इक्वल टू 4R, या फिर आप याद रख लो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, A is equal to 4R by root 3, या फिर A is equal to root 3 by 4 into R, ठीक है, सॉरी, R is equal to root 3, R is equal to under root 3 by 4 into A। ये ऐसे याद रख लो, R is equal to under root 3 by 4 into A, okay। This is the formula to find out the radius if edge length is given, right, and vice versa only। कितना परसेंट है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर द बीसीसी? पैकिंग एफिशिएंसी 68%, ठीक है, 68% पैकिंग एफिशिएंसी है, तो अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो जाएगा? 68 and 270, 32%, ओके। अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना हो जाएगा दोस्तों? 32%, अंडरस्टूड। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है आपने याद रखना है फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेडियस इफ द एज लेंथ इज गिवन, एंड द सेकंड थिंग इज दी पैकिंग एफिशिएंसी और उसके साथ साथ अनऑक्यूपाइड स्पेस। डन। चलो आगे बढ़ता है दोस्तों। नेक्स्ट थिंग दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसके लिए फॉर्मूला R इज इक्वल टू दिस वन, रेडियस A इज इक्वल टू 4
बाई रूट 2r। ओके, ये फॉर्मूला याद रख लो। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेडियस इफ द एज लेंथ इज गिवन। एंड उसके साथ साथ पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? पैकिंग एफिशिएंसी है 74%। ठीक है, 74%, यानी ऑलमोस्ट 26% एम्प्टी स्पेस रहेगा। ठीक है, 26% कितना रहेगा? एम्प्टी स्पेस रहेगा। तो हर एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52.4, बीसीसी 68, ये देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52.4, बीसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी 68% एंड एफसीसी के पैकिंग एफिशिएंसी दोस्तों 74%। डन। चलो पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। अब हम चले जाते हैं फॉर दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये फॉर्मूलेज है, सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा आपको। दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड यूनिट सेल प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ अ मेटल। अगर से पार्टिकल्स है जो है से नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम ऑफ मेटल x इंटू एन अपॉन ए रो ए क्यूब, राइट। x क्या है यहाँ पे? मास ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी मास होगा उस सब्सटेंस का, राइट। एन यानी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट सिंपल इन दैट यूनिट सेल। सिंपल होगा तो 1, बीसीसी होगा तो 2 एंड एफसीसी होगा तो 4, राइट। रो यानी डेंसिटी एंड ए यानी एज लेंथ, जो दिया होगा वो। ओके, अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल, x डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब, जो जैसे मैंने बोला x इज द मास, ओके, रो डेंसिटी, ए यानी एज लेंथ। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ अ यूनिट सेल प्रेजेंट इन v वॉल्यूम, दैट इज v अपॉन ए क्यूब। v यानी वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो जो भी होगा वो सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया जाएगा और उस वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल है वो फाइंड करने के लिए v अपॉन ए क्यूब। ये फॉर्मूले ध्यान में रखना। तो तीनों फॉर्मूले जो है, ओके, ऑल दिस फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फॉर्मूला रेडियस वाला कर लिया, आपने फॉर्मूला रेडियस फॉर रेडियस एंड एज लेंथ फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लर्न कर लिए। वो 3 फॉर्मूले वो हो गया। रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये एक फॉर्मूला हो गया। ये चौथा, 5th, 6th एंड 7th, तो टोटल इस चैप्टर में 7 ही फॉर्मूले हैं सिर्फ, राइट। सिर्फ 7 फॉर्मूलेज हैं, वो ध्यान में रखने हैं आपने। अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों डिफेक्ट, ओके, डिफेक्ट यानी क्या? इम्परफेक्शन, बराबर है। तो फिर डिफेक्ट के जो कितने टाइप है, हमें यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट, ये 3 टाइप के डिफेक्ट मिलते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे लर्न करना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट के भी डिफरेंट टाइप्स है। कौन कौन से? स्टोइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो 1 बाय 1 हम लोग बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक में बच्चों कौन से टाइप है? पहला, 4 टाइप उसमें भी आ जाता है। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी सिंपली वैकेंसी क्या है वही आपको बता दी जाती है। आई मीन टू से वर्ड ही बता देता है कि यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स है, वो वैकेंट प्लेस कैरी करेगा। ठीक है, तो हियर द पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर साइड। ओके, रेगुलर साइड से पार्टिकल मिस हो रहे हैं, इसकी वजह से मास डिक्रीज हो जाता है, डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मास डिक्रीज होगा और डेंसिटी डिक्रीज हो जा रही है। जहां पे सब्सटेंस का ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, पार्टिकल मिस हो रहे हैं रेगुलर साइड से, तो मास डिक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड। ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। ठीक है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोस्तों, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल एरिया यानी क्या कि जो ये रोज है, कांस्टेंट पार्टिकल्स जैसे रो में हमने अरेंज किए एक के बाद एक, बराबर है, तो उन दोनों रो के बीच का जो गैप है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं उसको? ये जो गैप है उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस स्पेस में अगर पार्टिकल प्रेजेंट आ जाता है तो वो डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है जी, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो गया व्हेन द सम पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन एलिमेंट्स सॉलिड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। देखो इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई कर लिया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। डन। ओके, जिसमें 2 डिफरेंट वे है। पहला फर्स्ट वन वे, और वन ऑफ द वे इज कि एक पार्टिकल, सेम टाइप के पार्टिकल उसमें आ जाएंगे। ठीक है, सेम टाइप के पार्टिकल इंटरस्टिशियल गैप में आ जाएंगे। देखो एक यहां पे आ गया और एक यहां पे आ गया। एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई द एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस, बराबर। एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया तो होगा क्या? 2 चीजें होगी। टोटल मास जो है इंक्रीज इन द टोटल मास इंक्रीज हो गया, मास की वजह से डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो मास इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। ये कॉन्सिक्वेंसेस है इस सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा वे क्या है दोस्तों? दूसरा वे देख लो, सेकंड वे, जहां पे क्या होगा कि जो ये सारे रोज हैं, राइट, ये तो सारे एज इट इज एज आई सेड पहले भी, ये सारे रोज हैं, बराबर, ये रोज हो गए। अब इसमें क्या होगा कि एक पार्टिकल यहां से शिफ्ट हो गया और ये इधर आ गया।
ठीक है, पार्टिकल यहां से शिफ्ट हो गया और कहां आ गया, इस प्लेस पे आ गया, यानी एक प्लेस से चला गया और दूसरे प्लेस पे आ गया विद इन दैट क्रिस्टल, उसी क्रिस्टल में एक प्लेस से चला गया दूसरे प्लेस पे आ गया, ना तो कुछ ऐड हुआ ना तो कुछ एलिमिनेट हुआ वहां से। ओके, तो फिर यहां पे क्या हम कहेंगे हम लोग, यहां पे एन एलिमेंट ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस पॉइंट, ओके, एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल प्लेस। तो सिर्फ शिफ्ट हुआ है, राइट, कुछ एडिशन तो नहीं हुई, ना तो कुछ वैकेंट हुआ, राइट, इसकी वजह से ना तो मास चेंज हो गया ना तो डेंसिटी चेंज हुई, डेंसिटी मास रिमेन अनचेंज्ड, इनफैक्ट वॉल्यूम आल्सो रिमेन अनचेंज, सारे केस में वॉल्यूम तो अनचेंज ही रहता है, बट यहाँ पे मास और डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलो नेक्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट किसके लिए होगा, आयोनिक कंपोनेंट के लिए, जहां पे इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर साइट्स। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर साइट, सॉरी, यहां पे एनायन मिसिंग है, यहां पे कैटायन मिसिंग है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है दोस्तों, मास डिक्रीज हो गया, डेंसिटी भी डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम अनचेंज एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। ठीक है, मास डिक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि पार्टिकल डायरेक्टली मिस हो गया ना रेगुलर साइड से, तो मास एंड डेंसिटी तो डिक्रीज ही रहेगा। डन, ओके, वॉल्यूम अनचेंज एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स मेंटेन। फ्रैंकल डिफेक्ट, ये भी आयोनिक कंपोनेंट के लिए है, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है एक्चुअली, किसके लिए, आयोनिक सब्सटेंस के लिए। इस केस में जो आयोनिक स्पीसीज है, स्पेशली कैटायन, स्मॉलर साइज होता है उसका कैटायन का, तो वो अपने रेगुलर साइड से मिस हो जाता है, ओके, द मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड दैट इज कैटायन मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड्स एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी ऑफ कैटायन, ठीक है, और इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ गया, ये वैकेंसी ऑफ कैटायन, ये यहाँ पे वैकेंसी आ गई, ये यहाँ पे वैकेंसी आ गई, और वहां से शिफ्ट होके पार्टिकल इधर आ गया, ये यहाँ से शिफ्ट होके पार्टिकल ये यहाँ पे आ गया, राइट, ओके, ये आगे, सॉरी, हाँ, ये यहाँ पे, तो इस तरह से एक प्लेस से अपने प्लेस पे पोजीशन चेंज करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, दैट इज द ओनली थिंग, बराबर है। इससे में क्या होगा कि मास, डेंसिटी और वॉल्यूम ये कोई चेंजेस नहीं आएगा, शिफ्ट हुआ सिर्फ, ओके, जैसे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखा ना हमने, वैसा ही है ये फ्रैंकल डिफेक्ट। डन, चलो, तो हमारा पहले टाइप का डिफेक्ट हो गया, दैट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब चले जाता है इंप्योरिटी डिफेक्ट के लिए दोस्तों। इंप्योरिटी में आपको मिलेगा एक सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, राइट, दैट इज द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि रेगुलर साइट में इन दिस डिफेक्ट फॉरेन एटम्स आर फाउंड एट द लैटिस पॉइंट, ठीक है, ऑन द प्लेस ऑफ होस्ट एटम, फॉरेन एटम आ जाएंगे, यानी डिफरेंट पार्टिकल्स आ जाएंगे, ओके, तो जैसे कि ब्रास इज द अलॉय, ओके, अलॉय सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल, जहां पे कॉपर और जिंक का अलॉय है ये, तो ये ब्राउनिश या फिर आप रेडिश कह सकते हैं स्पीयर, ये कौन सा है, ये कॉपर है। अब कॉपर के प्लेस पे हर एक बीच में आप ब्लैक डार्क एक ब्लैक कलर का स्पीयर देख रहे हैं यहाँ पे, वो किसका है, जिंक का है, यानी कॉपर को रिप्लेस कर लिया किसने, जिंक ने, ओके, और उसकी वजह से वो अलॉय में कन्वर्जन हो गया, मेटल मेटल का मिक्सचर है ये, होमोजेनियस मिक्सचर, और वो है ब्रास ये एक सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का एक एग्जांपल। वैकेंसी थ्रू एल्वियोवेलेंट इंप्योरिटीज, जहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट सब्सटेंस ऑफ सेम रेडिकल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, इन दिस डिफेक्ट वैकेंसी आर क्रिएटेड बाय द एडिशनल इंप्योरिटी ऑफ द एल्वियोल आयंस। ठीक है, तो अगर आप इंप्योरिटीज आ गई, देखो यहाँ पे निकल है, क्लोरीन है, तो इसके प्लेस पे एसआर आ गया, दूसरा एलिमेंट आ जाता है एक्चुअली, तो SR2+ आ गया और एक निकल के यहाँ पे वैकेंसी आ गई, तो इस तरह से इंप्योरिटी डिफेक्ट आ जाता है। इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, सिंपली जो स्मॉलर पार्टिकल, ये देख लो यहाँ पे ये प्लेस पे, ओके, दिस इज अ स्टील ओनली, जो आयरन है, होस्ट आयन, और स्मॉलर पार्टिकल कार्बन इंटरस्टिशियल पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। स्टेनलेस स्टील इज द एग्जांपल। डन, चलो आगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दोस्तों हमें आगे बढ़ना है, किसके लिए, कि यहाँ पे दो टाइप है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी यानी लैकिंग, कम होगा, राइट, तो मेटल के पार्टिकल्स कम होंगे, यानी मेटालिक स्पीसीज या फिर कैटायन आप कह सकते हैं, कम होंगे, राइट, एनायन यहाँ पे ज्यादा होंगे। तो इन दिस डिफेक्ट क्या हो जाएगा, देखो अब ये निकल ऑक्साइड है, ओके, NiO, Ni के ऊपर का +2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, बराबर है। अब इस केस में क्या होगा दोस्तों कि निकल NiO Ni2+ O2-, Ni2+ O2- ऐसे अरेंज हो रहे हैं, एक कहीं प्लेस पे Ni3+ आ जाएगा, ठीक है क्या
Na2+, बट उसके प्लेस पे आ क्या रहा है Na3+, यानी सेम ही कैटायन, ओके निकल, बट उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, एक ऑक्सीडेशन स्टेट हायर वहां पे अरेंज हो जाएगा। होना क्या चाहिए Na2+, बट आ क्या रहा है Na3+। अब Na3+ आ गया, यहां पे भी Na3+ आ गया, तो फिर एक Na2+ आयंस का जो पोजीशन है वो वहां पे वैकेंट हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप देख लो तो रेशियो है कैटाइन टू एनाइन यहाँ पे 1:1 होना चाहिए। कैटाइन टू एनाइन का रेशियो क्या होना चाहिए यहाँ पे 1:1। बट अगर आप देख लो एक कैटाइन की वैकेंसी है यहाँ पे, इसका मतलब ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया, इसीलिए इस डिफेक्ट को नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी यानी मेटल के जो पार्टिकल्स है वो कम हो गए, लैक कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो नंबर ऑफ कैटायन आर लैकिंग कंपेयर टू द नंबर ऑफ एनायन। ठीक है, तो जो रेशियो है 1:1 वो डिस्टर्ब हो गया। सो हियर द मेटल्स आर लैकिंग, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, चलो आगे। नाउ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यहाँ पे एक्सेस नंबर ऑफ मेटल आ जाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ZnO+2, ये -2 इस तरह से होगा। इस केस में न्यूट्रल जिंक मेटल फॉर्म हो रहा है और इंटरस्टिशियल गैप में आ रहा है। ओके, वो एक चीज, एक एडिशनल चीज। या फिर Zn2+ आइंस ऑक्यूपाई हो इंटरस्टिशियल गैप में और उसके दो इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल गैप में या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में अरेंज हो रहे हैं, राइट। एक तो न्यूट्रल जिंक मेटल या फिर जिंक आयन अलोंग विथ देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों चीजें आ रही है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि ये मेटल एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे मेटल आयन एक्सेस हो रहा है, ये भी मेटल आयन एक्सेस है। अर्लियर केस में मेटल की डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही थी, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आगे वाले केस में मेटल एक्सेस हो रहा है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बाय एनायन वैकेंसी, हाँ एक तो मेटल का एक्सेस हो जाए या फिर एनायन की वैकेंसी हो जाए तो भी मेटल एक्सेस हो जाएंगे, बराबर है। तो यहाँ पे देख लो NaCl, इसके ऊपर आप क्लोरीन सोडियम के समझ लो वेपर, आप ये से वेपर फॉर्म कर लो या फिर वेपर पास ऑन कर लो, तो क्या हो जाएगा कि Na के साथ Cl- आइंस अपने इलेक्ट्रॉन वहां पे प्लेस करके NaCl फॉर्म कर लेगा और इलेक्ट्रॉन वहीं पे हो जाएगा, यानी सिंपली एनाइन है वो रिमूव हो गया वहां से। ठीक है, एनाइन क्या हुआ, रिमूव हो गया। एनाइन रिमूव हो गया यानी अगेन नंबर ऑफ कैटाइंस विल बी इंक्रीजेस, यानी मेटल आयन वहां पे इंक्रीज हो गए। तो एक तो मेटल आयन ऐड हो जाएगा या फिर मेटल आयन तो एज इट इज रहेगा, एनाइन की वैकेंसी क्रिएट होगी तो भी ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ही काउंट होगा। ओके, चलो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दोस्तों, यहां पे कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सारे मेटल्स एग्जांपल। इंसुलेटर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर ये क्या होता है जनरली, they have the electrical conductivity in the range of 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इनको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एग्जांपल सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, ये कुछ एग्जांपल्स, राइट। ओके, चलो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी वो नेचुरल होंगे, एक्सट्रिंसिक यानी डोप किया जाएगा, डोप यानी क्या, कुछ इंप्योरिटी ऐड की जाएगी और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज की जाएगी। ये देखो ये डोपिंग प्रोसेस, डन। चलो एन टाइप एंड पी टाइप, ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा दोस्तों कि इस केस में देयर इज एडिशन ऑफ एडिंग अ ग्रुप ऑफ 15th एलिमेंट टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, विच बिलोंग्स टू द 14 ग्रुप, यानी 14 ग्रुप का जो एलिमेंट है, समझ लो सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन ये 14 ग्रुप का एलिमेंट, इसमें 15 ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है, समझो फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस किस में आता है, 15 ग्रुप एलिमेंट में आ जाता है। 14 ग्रुप में के एलिमेंट जो भी होंगे उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, 15 ग्रुप के पास 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। अब ये चारों इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के साथ शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब ये चार ही यूज कर पाएगा, ओवरऑल फॉस्फोरस के पास कितना है 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। वो इलेक्ट्रॉन फिर ये पूरे इस सब इसे कह सकते हैं क्रिस्टल में या फिर सॉलिड मटेरियल में घूमता रहेगा, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई। समझ में आ गया। तो सिलिकॉन है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, उसमें 15 ग्रुप एलिमेंट फॉस्फोरस ऐड कर दिया हमने, तो फिर उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा फॉस्फोरस के, तो फॉस्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। दिस इज एन टाइप। ओके, 15 ग्रुप एलिमेंट एडेड इनटू द 14, हाँ ध्यान में रखना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में यहाँ पे से द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द डोपिंग ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक तो सिलिकॉन या जर्मेनियम ले लेंगे, विथ एन इंप्योरिटी ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। अब यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। ठीक है, समझ लो सिलिकॉन या जर्मेनियम ले रहे और जर्मेनियम
वो कौन सा है, 14 ग्रुप का एलिमेंट। ओके, उसमें हम लोग बोरॉन ऐड कर रहे हैं, वो 13 ग्रुप का एलिमेंट है, ये बोरॉन है 13 ग्रुप का एलिमेंट। तो 13 ग्रुप का एलिमेंट बोरॉन ऐड कर दिया। एज आई सेड अर्लियर, यहाँ पे ऑलरेडी बोला कि सिलिकॉन के पास आउट इलेक्ट्रॉन कितने, 4। ओके, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स, इधर तो आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 3-3 शेयर हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का खुद का ही बचेगा जो ये पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा। अंडरस्टूड। एक तो हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, वो ऐड कर दो तो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, या फिर कुछ इंप्योरिटी ऐसी ऐड कर दो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कम है कंपेयर टू द दिस बेस या होस्ट एलिमेंट, जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। एंड लास्ट में दोस्तों ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक एंड दिस वन फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल, यहां पे क्या होगा, all electrons are paired and these are weakly attracted by magnetic field, example N2 F2 NaCl HCl, ये सारे एग्जांपल्स है। पैरामैग्नेटिक सॉलिड में क्या होगा दोस्तों, पैरामैग्नेटिक सॉलिड में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दीज आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और वो वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ध्यान में रखना, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एग्जांपल ऑक्सीजन Cu2+ Fe3+ Cr3+, दीज आर फ्यू एग्जांपल। एंड यहाँ पे देख लो दोस्तों, ये आखिरी टॉपिक है फेरोमैग्नेटिज्म। तो दिस आर द सब्सटेंस कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपको शायद ऐसा लगेगा यार कि पैरामैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड है, फेरोमैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर डिफरेंस क्या है। पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये मेजर डिफरेंस है। एग्जांपल FeCONi दैट इज गैडोलिनियम, CrO2, ठीक है, these are the examples of ferromagnetic substance। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये पूरा कंटेंट हमने कंप्लीट कर लिया। सॉलिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्यूबिक सिस्टम, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, सॉरी 3 डायमेंशन, डिफेक्ट के 3 टाइप और उनके सब टाइप, सारी चीजें विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारी हमने कवर कर लिया दोस्तों। अब हम लोग चले जाते हैं PYQs के ऊपर। अब हमारा जो शायद आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये तो लगेगा कि आपने ये पढ़ाई है, बट मेरा एक रोल है कि आपको क्या पढ़ना है ये बताना, राइट। जो कुछ चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने बोर्ड एग्जाम अपीयर कर ली है, तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होगी, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपने फोकस नहीं किया होगा, जैसे एग्जांपल्स आ जाएंगे कहीं पे, एक स्पेसिफिक फॉर्मूलेज है या फिर स्पेसिफिक टर्म के ऊपर आपको फोकस करना है। समझ में आ गया दोस्तों, तो ये बताना बहुत जरूरी है। एंड देन आफ्टर हम लोग चले जाते हैं PYQs की तरफ। ओके, तो शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, अभी तो हमने किया सिलेक्ट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, एग्जाम्पल तो हमने अभी फेरोमैग्नेटिक का किया ना। देखो फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, FeCONi CrO2, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ, तो एग्जाम्पल्स वही दिए होंगे शायद से, राइट। देखो दैट इज 2015 में क्वेश्चन है, डाइऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्साइड, बेंजीन, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा आ जाता है दोस्तों, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्रोमियम CrO2 यानी क्रोमियम ऑक्साइड, तो ऑप्शन बी हमारे लिए यहाँ पे सही होगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, राइट। सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा उस क्वेश्चन के ऊपर से कि मैं बोल रहा था कि एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स, हर एक टाइप डिफेक्ट हो या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या फिर टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन सब के एग्जाम्पल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि करेक्ट प्रॉपर्टी क्या है, कभी कभार फॉल्स स्टेटमेंट क्या है पर्टिकुलर सॉलिड के लिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, तो चलो, तो फिर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये देखो दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड, वर्ड है यहाँ पे, फॉर्मूला दिया है देखो, CrO2 दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड। अंडरस्टूड दोस्तों। ओके, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड इज एन नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है, नॉन पोलर, नॉन पोलर यानी क्या, पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, किस पोलैरिटी किस में मिलेगी आपको, ओके, आयोनिक सॉलिड में मिलेगा, कैटायन एनायन मिलता है ना वहां पे। ओके, चलो, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये फॉर्मूला लिख दो चाहिए तो, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, अब HCl में H+Cl-, S में भी वही होगा, ओके, H2O में भी H+ साइंस, O2- साइंस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
क्या है CO2 में, ना तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलता है, ना तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है। अंडरस्टूड? यहाँ पे एक्चुअली कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, तो ये नॉन पोलर सॉलिड है, दैट इज CO2। तो डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा आपके लिए, और हमारे शीट पे डेफिनेटली आप सर्कल करोगे, दैट इज डी ऑप्शन। अंडरस्टूड? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज दी दिस वन द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, विच अमंग द फॉलोइंग इज दी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में समझ में आ गया, नॉन पोलर यानी क्या, पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी, ये वर्ड शायद आपके लिए नया होगा। तो पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो कैरी करता है दोस्तों, उसको पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी कहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग डिफेक्ट इज सॉरी डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन ब्रास, आई थिंक सो ये हमने जस्ट एग्जांपल ब्रास वाला एग्जांपल पढ़ा भी। ओके, कौन से डिफेक्ट 2019 में क्वेश्चन आया था, देखो ब्रास जो एक एग्जांपल है वो कौन से पर्टिकुलर डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की, सब्स्टिट्यूशनल, इंटरस्टिशियल, फ्रैंकल। ठीक है, तो आई थिंक सो शॉर्ट की डिफेक्ट तो कैटायन के लिए है, राइट। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट इज द पॉसिबल आंसर। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में तो स्टील वो एग्जांपल है, राइट। फ्रैंकल डिफेक्ट वो भी कैटायन एनायन के लिए है। ओके, तो देखो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अगर आप पीछे चले जाओ तो आपको मिल जाएगा ये सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट के लिए। कहां पे गया ये डिफेक्ट, हाँ जी, ये देख लो, इंप्योरिटी डिफेक्ट एंड स्पेशली सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें ब्रास एक अलॉय है जो कि सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, कॉपर का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है जिंक ओवर हियर। ठीक है, तो एग्जांपल किसका है, तो सी एज आई सेड कि एग्जांपल उसके पर्टिकुलर टाइप, प्रॉपर्टी तो याद ही रखनी है बट एग्जांपल पे भी उतना ही फोकस करना है क्योंकि उसके रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। ओके, तो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ओवर हियर। डन, चलो आगे। ड्राई आइस इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो एग्जांपल के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है हर एक ईयर में। ओके, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करना इंपॉसिबल है, राइट। तो कुछ जो क्वेश्चंस जो रिपीटेडली उसी टाइप के हैं, राइट। ओके, तो ये सारे कवर करने की मैं ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे। तो ड्राई आइस यानी क्या, सॉलिड CO2। okay, dry ice is an example of ionic solid, covalent solid, metallic solid, molecular solid। ठीक है, तो ड्राई आइस कौन किसका एग्जाम्पल है, तो आयोनिक आयंस तो है नहीं यहाँ पे CO2 में। ओके, इवन मेटल भी नहीं है, तो A एंड C ऑप्शन तो निकल ही जाता है। B या फिर D ऑप्शन में से एक होगा। कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, CO2 इज अ प्रॉपर मॉलिक्यूल, बराबर है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के में बॉन्ड तो है बट प्रॉपर मॉलिक्यूल है, तो ये एग्जांपल आ जाता है दोस्तों डी करेक्ट ऑप्शन, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज मॉलिक्यूलर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ Which among the following is not an amorphous solid? देखो एग्जाम्पल अगेन 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था, amorphous solid नहीं है। ओके, which among the following is not an amorphous solid? amorphous solid की कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल, टार amorphous solid है, कैम्फर शायद, बटर, रबर एंड टार ऑल आर amorphous। अगर आप एग्जाम्पल देख लो तो वहां पे मिलेगा कैम्फर इज नॉट द amorphous solid। ओके, तो बी कैम्फर, ओके, is the example, is not the amorphous solid only, right। okay, तो ये बच्चों आपके लिए एग्जाम्पल आंसर करेक्ट है। ठीक है, टार अमॉर्फस है, बटर अमॉर्फस है, रबर भी अमॉर्फस ही है, राइट। ओके, कैम्फर इज द क्रिस्टलाइन, तो इट इज नॉट एन अमॉर्फस सॉलिड। 2020 में क्वेश्चन आया था, देखो दोस्तों। ओके, व्हाट इज द contribution of each particle, contribution of each particle at corners इन यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम हमारी जो यूनिट सेल है, राइट। ओके, तो यूनिट सेल, एक मिनट, प्रॉपर यूनिट सेल की डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ओके, ये यूनिट सेल डन। अब ये यूनिट सेल में कितने, हर एक कॉर्नर्स में, ओके, अगर मैं ये कॉर्नर ले लूं यहां पे, ओके, ये 8 कॉर्नर्स, तो हर एक कॉर्नर में कितना, एक पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन करेक्ट। ओके, चलो, सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल एट कॉर्नर्स इन यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम। देखो 2021 में ये क्वेश्चन आया था, 1/2, 1/8,
ओके, 1/4 एंड 1/6। अब इस केस में देख लो दोस्तों, देखो अगर मैं ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मानूं, ओके SC, तो उसमें पार्टिकल कितना होता है 1, और उसका 1/8 पार्ट, ठीक है, 1/8 पार्ट हर एक कॉर्नर में अवेलेबल होगा, ठीक है। 3D डायग्राम, 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करें तो फिर वो पूरा वन पार्टिकल आ जाएगा, बट फॉर अ सिंगल वन, एक सब्सटेंस है या फिर एक कोई कंस्टेंट पार्टिकल, तो उसका 1/8 पार्ट हर एक कॉर्नर पे अवेलेबल होगा। तो हियर द आंसर इज बी, दैट इज 1/8 पार्ट। अंडरस्टूड? तो ईच कॉर्नर में कितना पार्टिकल होता है 1/8 पार्ट। अगर चलो यूनिट सेल में इस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई भी यूनिट सेल के लिए एक्चुअली ये सही है, समझ लो बीसीसी में कितने पार्टिकल्स है, तो 2, एक तो पार्टिकल 1/8 में और एक होता है सेंटर में। आई थिंक बोर्ड एग्जाम में भी, एचएससी में भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? अभी कोऑर्डिनेशन नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो 2022 में क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ एचसीपी क्रिस्टल लैटाइस। हमने एचसीपी या फिर सीसीपी, उसी को एफसीसीबी कहते हैं, मैंने बोला था, राइट? ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कितना है? 8, 12, 6, 4। हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में एक पार्टिकल जो है कितने नेबरिंग पार्टिकल को अटैच है? 12। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आता है दोस्तों 12। अब देखो दोस्तों, ये मैं सीधा आंसर बता रहा हूं, वाई? बिकॉज आई नो द कंटेंट, मैं कंटेंट को जानता हूं, मुझे पता है ये चीज। अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा तभी आप उसके आंसर दे पाओगे, यहां पे तुक्का नहीं चलेगा बच्चों, प्लीज ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर आपने अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, थरली पढ़ा है, राइट, उसकी बार बार रिवीजन की है, तब जाके आप उस सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हो, बट हाँ और करेक्ट आंसर लिख पाओगे। बट या मेरा रोल क्या है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ओके, किस टाइप की प्रिपरेशन आपको करनी है। अंडरस्टूड? इस यहाँ पे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, यहाँ पे व्हाट इज यूनिट सेल नहीं पूछेंगे, बट एक टाइप ऑफ यूनिट सेल में कौन से टाइप के कितने पार्टिकल्स होते हैं, एक यूनिट सेल में कॉर्नर पे कितने पार्टिकल्स हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं वो समझ लो, और उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन आपकी की जरूरत होगी, ये बात आपको समझनी होगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी में कितना है दोस्तों? 12। डन, चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हाँ, ये ध्यान से देखना, नॉट ट्रू है अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आपको ध्यान में रखनी होगी कि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि टू सब्सटेंस, राइट, having say I mean single substance actually exist in two different crystalline form, बराबर, that is called polymorphism, राइट। आइसोमॉर्फिज्म में दो सब्सटेंस होंगे जिसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है कि ऐसे कोई एक सब्सटेंस होगा जिसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगी, राइट, दैट इज वन थिंग। तो देखो यहाँ पे फ्यूलेरिन is a polymorphous form of a compound। फ्यूलेरिन यानी क्या? बकमिस्टर फ्यूलेरिन, कार्बन C60, ओके, इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, राइट। तो ये एक वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो दैट इज करेक्ट। सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स, हाँ यही मैं बता रहा था, दैट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म, तो वो नॉट ट्रू तो नहीं है, दैट इज ट्रू ओनली। ओके, NaF and MgO are polymorphous compound, okay, is that I think ये this one is the correct answer। आगे वाला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। Polymorphism occupy elements called allotropic। ओके, तो देखो कार्बन फ्लोरीन जो है वो allotropic फॉर्म ही है ना, ओके, तो फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज नॉट ट्रू अबाउट दी पॉलीमॉर्फिज्म। सी जो ऑप्शन है ये ट्रू नहीं है। NaF एंड MgO ये पॉलीमॉर्फिज्म कंपाउंड नहीं है, ये आइसोमेरिक सब्सटेंस है, ओके, ये क्या है? आइसोमेरिक सब्सटेंस। अगर आप यहां पे स्टार्टिंग में चले जाते हैं हम लोग, ये देख लो, ओके, NaF एंड MgO आइसोमॉर्फिज्म, ये क्या होता है दोस्तों? आइसोमॉर्फिक मॉर्फिक सब्सटेंस, ठीक है, ओके। तो पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस हैविंग यू नो एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, सिंपली यहाँ पे वो एलोट्रोपिक फॉर्म भी है। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है देखो दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है, सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया। ओके, यहाँ पे आ गए हम लोग। हाँ, तो प्रीवियस के लिए क्या था आंसर हमारा? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। NaF एंड MgO आर दी पॉलीमॉर्फस कंपाउंड। ओके गाइस, डन, ये भी हो गया हमारा। आगे आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड? देखो, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल आ गया। कभी कभार कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स के ऊपर भी पूछते हैं क्वेश्चन, या फिर एग्जांपल ऑफ अ कोवेलेंट, कोवेलेंट, आयोनिक, इन सब के एग्जांपल अच्छे से रट लो। राइट, ओके, चलो। क्या है पहला कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड? मैग्नीशियम मेटल, Mg मेटल तो मेटालिक सॉलिड में आ जाएगा। बेंजोइक एसिड, क्या है उसका फॉर्मूला? बेंजोइक एसिड सॉलिड सब्सटेंस है वो। सोडियम क्लोराइड NaCl आयोनिक है। बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड दैट इज Bn3, राइट। तो वो क्या हो जाएगा? वो कौन सा एग्जांपल है? कोवेलेंट नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोवेलेंट नेटवर्क? अब वो बेंजोइक एसिड कोवेलेंट है क्या? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है वो? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये तो मेटालिक हो गया, ये आयोनिक हो गया। बोरॉन नाइट्राइड इज द करेक्ट वन, ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड इज द करेक्ट वन, जहां पे वो है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल, आयोनिक के एग्जांपल, मेटालिक के एग्जांपल, राइट, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल अच्छे से याद रखना। प्रॉपर्टीज तो याद रखेंगे ही, बट एग्जांपल के ऊपर तो ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बार आपको हर एक ईयर में ऐसे कभी कोवेलेंट के लिए पूछा, कभी आयोनिक के लिए पूछ लिया, कभी मेटालिक के लिए पूछा, तो ऐसे क्वेश्चंस मिलता है दोस्तों। देखो, तो हर एक ईयर के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे वैसे। ओके, चलो। व्हाट टाइप ऑफ अ यूनिट सेल इज नॉट प्रेजेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम? व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल? ओके, देखो, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि टाइप ऑफ यूनिट सेल में एंड क्यूबिक यूनिट सेल में, टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड क्यूबिक यूनिट सेल। क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रखना बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ अ यूनिट सेल इज नॉट प्रेजेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप के यूनिट सेल है। कौन से? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इसके अलावा कुछ होगा तो वही आंसर रहेगा। बॉडी सेंटर्ड है वो तो रहेगा, सिंपल भी है, बेस सेंटर्ड इट इज नॉट दैट, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड तो है, बेस सेंटर्ड। तो बेस सेंटर्ड किसका है? बेस सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल का है। अगर आप ध्यान से पढ़े तो टाइप यूनिट सेल के 4 टाइप है। कौन से? सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। 4 टाइप है। तो देखो, व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नॉट प्रेजेंट इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम? कभी आया था? जस्ट 2 साल पहले, मतलब 2022 में पूछा था, 3 साल पहले कह सकते हैं आप लोग, राइट। देखो, तो बेस सेंटर्ड क्यूबिक, बेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज नॉट देयर इन अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ओके, चलो। तो टाइप के ऊपर भी क्वेश्चन है। देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड? देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन आ गया। मॉलिक्यूलर के लिए मैंने क्वेश्चन लिया, वैसे आयोनिक के लिए भी पूछेंगे, वैसे मेटालिक के लिए भी पूछेंगे, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड के लिए भी पूछेंगे। तो सारे प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल, प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल ध्यान से आपको प्रिपेयर करना है, राइट। ओके, क्या क्वेश्चन है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मॉलिक्यूलर सॉलिड? ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट क्या? कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल है, उसमें टाइप ऑफ बॉन्ड कौन से होंगे मॉलिक्यूल में? आपको मिल जाएंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। ओके, उसमें सॉफ्ट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो, तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे है क्या, देख लेते हैं। नॉट ट्रू वो ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाँ वो तो सही है। यहाँ पे आपको डाइपोल डाइपोल मिलता है, राइट, नो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मिलता है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है आपको, करेक्ट। उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स मिलता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी आपको मिल जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज करेक्ट। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट भी है, वो भी सही है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इज दैट गुड कंडक्टर है? शायद से यहाँ पे नहीं है। मॉलिक्यूलर सॉलिड गुड कंडक्टर नहीं होते। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, ओके, और अनबाउंडेड सिंगल एटम, ओके, तो ये भी तो करेक्ट है। तो फिर नॉट ट्रू कौन सा है? ऑप्शन सी, दैट दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर और या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टूड? ये किसके लिए है? एक तो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड के लिए गुड कंडक्टर है, सॉलिड फेज में वो भी, राइट, सॉलिड फेज में नॉन कंडक्टर, एक्वियस फेज में, या फिर मेटालिक सॉलिड के लिए गुड कंडक्टर होगा।
मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी। चलो पैकिंग एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आ गया। हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्रिस्टल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस में जितना आपको हो सके उतना मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लिया। आपको देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के ऊपर कवर कर लिए हमने, टाइप्स ऑफ से क्रिस्टल आई मीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर क्वेश्चन कवर किया हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर क्वेश्चन कवर किया हमने, राइट ओके। तो अभी पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर तो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूं जिससे आपको आइडिया आ जाए कि किस टाइप की के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछता है और आपको किस तरह की तैयारी करनी है। तो होपफुली आपको ये मेरा पूरा वीडियो देखे तो आपको ऐसा ना लगे कि यार एंड ऑफ द वीडियो की ये क्या हो रहा, कुछ नहीं, हमें फ्रूटफुल नहीं लगा, हमारा टाइम पास हो गया। ओके, मैंने इतनी तो कोशिश कर ली है कि आपको बेनिफिट तो हो, ऐसा ही कुछ कंटेंट दूं। व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिल्वर मेटल इन इट्स यूनिट सेल। ठीक है, अब सिल्वर मेटल के लिए पूछा है यूनिट सेल के लिए, तो पैकिंग एफिशिएंसी तो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी एंड एफसीसी के लिए पढ़ा था। सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल बच्चों एक बता दूं कि सिल्वर मेटल इज अ टाइप, इज एन एग्जांपल ऑफ अ एफसीसी। ठीक है, एफसीसी का एग्जांपल है दैट इज सिल्वर मेटल। तो कंफ्यूज थोड़ा सा क्वेश्चन है कि आपको एक पर्टिकुलर पैकिंग एफिशिएंसी नहीं बताई एक पर्टिकुलर से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की, बट एग्जांपल के यू नो के रेफरेंस से पूछ लिया। तो सिल्वर मेटल इज अ एग्जांपल ऑफ एफसीसी एंड एफसीसी है तो फिर 74%, 74% is the packing efficiency, right? So what is the packing efficiency of a silver metal? That is FCC and it is 74%. Understood दोस्तों? Okay, चलो आगे 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 चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ, what is the total number of a Bravais lattice? Okay, total number of a Bravais lattice present for a different crystal system. Okay, Bravais lattice देखो just 2020 लास्ट टू लास्ट ये क्वेश्चन पूछा है। Bravais lattice कितने होते हैं? Okay, Bravais lattice कितने हैं? 14 different way है and 14 different Bravais lattice 14 7 4 3 A option, that is 14 is the correct one. Understood दोस्तों? Okay, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which from the following doping method developed p type। देखो सेमीकंडक्टर वाला भी क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है क्या। which from the following doping method developed p type सेमीकंडक्टर। देखो दोस्तों एक तो n टाइप सेमीकंडक्टर है और दूसरा है p टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देख सी एग्जांपल गैडोलीन GE, that is germanium doped with Sb, germanium doped with boron, जर्मेनियम डोप्ड विद AS एंड GE डोप्ड विद द फास्फोरस। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख लो तो हियर द जर्मेनियम इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल जो इसको डोप्ड किया गया है विद द Sb दैट इज एंटीमनी, बोरॉन, राइट, एंड देन AS एंड P। यहां पे P टाइप सेमीकंडक्टर है दोस्तों, तो P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आर्सेनिक GE is doped with the arsenic. The C option is the correct over here. GE germanium, silicon या फिर germanium 14th group element and doped with the arsenic. ठीक है, तो that is the correct option over there. तो N type semiconductor, P type semiconductor, ठीक है, तो वो 14 to 15 group, 13 group element to 14 group element, ये ध्यान में रखना। Now, what is the percent of unoccupied volume? Okay, सीधा पैकिंग एफिशिएंसी नहीं पूछा बट अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम ये शायद ऐसा वर्ड आ जाए या फिर मे बी सीधा वर्ड आ जाए एम्प्टी स्पेस। ओके, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम यानी एम्प्टी स्पेस इन अ सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल यानी SC जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4 ना, 52.4 ये पैकिंग एफिशिएंसी है, राइट। तो अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना होगा, 100 में से माइनस कर लो 52 एंड 0.4। ओके चलो, तो 100.00 माइनस 52.4 कितना आ जाएगा, ये 6 3 ये 7 4 ओके ये 0 47.6। ये देखो ऑप्शन बी 47.64%। ओके चलो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, है ना। तो गाइस आपको पैकिंग एफिशिएंसी याद रखना है और अनऑक्यूपाइड स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस भी पूछेंगे। तो हर एक क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल हो, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी और अकॉर्डिंगली आपको एम्प्टी स्पेस के भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं दोस्तों। तो देखो ये अभी रीसेंट पास 2023 में पेश। ओके जी, अब है कौन सा
ओके, व्हाट इज द रेडियस। हाँ, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, हमने थियरी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट किए, सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लेने की ट्राई की है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। लिथियम क्रिस्टलाइजेस इनटू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड यानी बीसीसी, राइट। What is the radius of a lithium? Okay, what is the radius of a lithium if the edge length of the unit cell is 351 picometer? ठीक है, आंसर क्या है 75। ये सारे पिकोमीटर में ही है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे। अगर ये सेंटीमीटर में रहते हैं आंसर तो हमें पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता, ठीक है। चलो, तो फिर ये बीसीसी है, राइट। तो बीसीसी के लिए हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए, बराबर है। ये है, एक तो आपको वैल्यू मिल जाएगी √3 की, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की, ओके। या फिर अगर आप, हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना है लॉग बुक में, लॉग बुक कितना, एक मिनट, हाँ, 1 हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके, 1.7320, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का 0 में देख लो तो 1.7320 वो वैल्यू है, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी वहां पे, राइट। सिंपली आपको कैलकुलेशन करनी होगी, ओके। तो 1 पॉइंट कितना कहा मैंने, 7320/4 इंटू ए, एज लेंथ ए, एज लेंथ जो है, एज लेंथ 351, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं कितना है ये 1.7320 इंटू 351, ओके, तो 151.98 ये आंसर आता है 75, हाँ, सी, बी ऑप्शन, दैट इज 151.98। तो आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, यू कैन गो विद द फॉर्मूला। या फिर एक और एक चीज आप ध्यान रख दो, यहाँ पे √3/4 की वैल्यू आती है 0.430 समथिंग, ओके, 0.434, हाँ, 0.434 ये वैल्यू आती है, ठीक है। आप ये भी ध्यान में रखो तो भी आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अंडरस्टूड। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट। तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन भी आएगा। यानी फॉर्मूला क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड द एज लेंथ, इस तरह का क्वेश्चन, या फिर बॉडी से दिस वन बीसीसी के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेंगे, एक तो एज लेंथ फाइंड करने के लिए कहेंगे, या फिर रेडियस। इस केस में रेडियस पूछा था, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है जी। आगे चले जाते हैं, कैलकुलेट द डेंसिटी, ओके, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी के लिए तो एक ही फॉर्मूला है, रो वाला, है ना, अगर ग्राम में सब्सटेंस ना हो तो। ऑफ अ मेटल हैविंग वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल इज 64 × 10⁻²4, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो बच्चों, प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी सीधा ए क्यूब दे दिया। चलो मैं गिवन को भी लिखते जाता हूं, हाँ। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ मेटल हैविंग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी ए क्यूब, याद रखना, ए यानी एज लेंथ, ए यानी क्या है, एज लेंथ, एंड ए क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो कभी सीधा हम लोग शायद अच्छे से ना पढ़े और ए की वैल्यू सीधा ले ले 64 × 10⁻²4, तो ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है 64 × 10⁻²4 cm क्यूब, ओके। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इट इज नॉट एन एज लेंथ, एज लेंथ होता तो सिंपली ए लिखते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड मोलार मास, दैट इज कैपिटल एम, कितना है 192 ग्राम पर मोल, मोलार मास दे दिया है 192 ग्राम पर मोल, कंटेनिंग 4 पार्टिकल्स, ओके। 4 पार्टिकल यानी क्या, एफसीसी है मतलब, यानी स्मॉल n इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या फाइंड करना है, डेंसिटी। यहाँ पे Na होता है 6.022 इंटू 10⁻23। क्या फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू n इंटू m अपॉन ए क्यूब इंटू Na, ये फॉर्मूला है हमारा, राइट, ओके। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 4 इंटू m की वैल्यू कितनी है 192, ओके। ए क्यूब, जैसे अगर एज लेंथ सिंपली रहता तो उसका मुझे क्यूब लेना पड़ता यहाँ पे, बट ऑलरेडी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऐसा वर्ड दे दिया है, मतलब वॉल्यूम यानी ए क्यूब सीधा सीधा दे दिया है 64 इंटू 10⁻24 इंटू this one Na 6.022 into 10⁻23, 6.022 into 10⁻23, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 इंटू 192 ये ले लेंगे, राइट। ये देखो, ये -24 है, ये +23 यानी 10⁻1, 64 इंटू 10⁻1 यानी वो हो जाएगा 6.4 इंटू ये 6.022। समझ में आ गया दोस्तों क्या किया मैंने, ये +23 है, -24 +23 -24 दैट इज -1, तो 64 इंटू
10⁻1 यानी 0.1 वो हो जाएगा 6.4। तो मैंने ले लिया 6.4 इंटू 6.02। अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ यहाँ पे कितना है वैल्यू 4 इंटू 192 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 6.022। ओके इट इज कम्स 19.92 1914 ओके हाँ ये अप्रोक्सीमेट आंसर है हमारा 19.93 ग्राम पर सीएम क्यूब इज द यूनिट। तो बी ऑप्शन इज दी द करेक्ट वन ओवर हियर। ठीक है दोस्तों, तो डेंसिटी के ऊपर प्रॉब्लम कर लिया हमने रेडियस वाला प्रॉब्लम कर लिया। तो प्रॉब्लम बेस यही आता है, कभी कभार आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेंगे, उस तरह से बोर्ड में भी वो ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट। ओके कभी कभार आपको मोलार मास पूछ लेंगे, सब्सटेंस का नाम नहीं लेंगे, तो जस्ट फॉर्मूले में इंटरचेंज करेंगे सिर्फ वैल्यूज, और आपको फॉर्मूला इंटरचेंज करना होगा सिर्फ। ओके अदरवाइज वो सारे प्रॉब्लम इसी बेस पे क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि मैं सारे क्वेश्चंस ले लूं, सारे टाइप ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, राइट। ओके आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, यही सारी नोट्स आप रेडी यूज कर ले तो भी चलेगा आपके लिए, क्योंकि यही नोट्स आई फील इट इज परफेक्ट। और आप इसको अच्छे से लर्न करो, ये क्वेश्चंस तो करो ही, साथ साथ आपके पास जो भी कुछ रेफरेंस बुक होगा वो भी आप क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, यानी आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी एंड होपफुली आप और अच्छे से जैसे बोर्ड एग्जाम में भी तो आपने हमारे साथ जुड़े ही होंगे, और हमारे साथ जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो तो सारे आए ही थे ऑलमोस्ट मतलब 100% पेपर आया था जो हमने लास्ट में रिवीजन की थी। ओके इवन इजी ट्रिक में भी जो बताया था। ठीक है दोस्तों, तो गाइस इसी तरह की इस बार भी आपको हम लोग मैक्सिमम हेल्प करेंगे हमारी तरफ से। होपफुली आपका सपोर्ट बना रहेगा हमारे साथ। अगर पूरा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। और ये वीडियो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और शेयर करना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे से और अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ और अच्छा कंटेंट लेकर आपको मैक्सिमम गाइड करते रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।